नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार यूपी टेट स्पेशल जो है सीडीपी की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी कड़ी में आज यह अपना पड़ाव जो है सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे सिद्धांतों की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, कम से कम 10 से 15 सिद्धांतों की प्रक्रिया खत्म करने के बाद ही अब आगे की जो अन्य टॉपिक है, जो बेसिक्स आप बचे होंगे, बेसिकली संपूर्ण सिद्धांत ही अब आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 2-4 वीडियो और जाएगा, उसके बाद लगभग चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं उन चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, और जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं वहाँ से शायद पढ़ाऊँगा जरूर, लेकिन वो उतना ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आज मैं पढ़ाता हूँ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। मित्रों, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सिद्धांत से क्वेश्चन यूपी टेट में जरूर पूछा जाता है। तो हम कल मैंने आपको बताया था कि कल थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बताया था। आज आपके लिए एक काम देता हूं, इनके निवास स्थान को आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने लिखा नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग सर्च करिए। आप लोग अगर पढ़ें तो जवाब दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने सिद्धांतों को पढ़ाया है। निश्चित तौर पे अगर आप 21 बैच के हैं तो निश्चित तौर पे आपके जब प्रशिक्षण शुरू हो रहे थे उस समय मनोविज्ञान के डर को समाप्त करने के लिए मैंने चीज़ें पढ़ाया था। आज भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपने पढ़ा था जरूर बता पाएंगे कि स्किनर कहाँ के निवासी थे। मित्रों, इसके प्रतिपादक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सा है, तो प्रतिपादक मित्रों बीएफ स्किनर साहब हैं। और इन्होंने कब इसका प्रतिपादन किया था? तो 1938 में इन्होंने किया था, या यूं कहे तो इन्होंने जो प्रयोग अपना सिद्ध किया था, जो अपना प्रयोग सिद्ध किया था, कब किया था? 1938 ईस्वी में किया था। काफ़ी प्रयोग 1930 में बताया गया है, कहीं कहीं पर 1943 लिखा गया है, या 38 लिखा गया, 38 लिखा गया। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा इन्होंने प्रयोग किस पर किया था। आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इन्होंने जो प्रतिपादन किया था, जो इनका प्रयोग वर्ष था 1938 था। बस आता नहीं है, बस ध्यान रख लीजिए। प्रयोग उन्होंने किस पर किया था? चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और कहीं कहीं पर अगर आपको कबूतर दिख जाए तो इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया था। स्किनर साहब ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। मित्रों, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, इन्होंने जिस चूहे पर प्रयोग किया था वह चूहा किस कलर का था? तो इनका जो चूहा था वो सफ़ेद कलर का था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रख लीजिएगा, नोट बना करके लिख लीजिएगा कि स्किनर साहब ने जो चूहे का प्रयोग किया था वह चूहा किस कलर का था? तो वह चूहा जो है सफ़ेद कलर का था। ठीक है, कबूतर भैया, कबूतर उसी कबूतर वाले कलर का था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो स्किनर साहब की जो बुक है, जिस बुक में इन्होंने जो है माइक्रो टीचिंग वर्ड दिया, या रेखीय अभिक्रमित अपशब्द दिया, अभिक्रमित अनुदेशन नामक एक शब्द दिया, इन्होंने इस पुस्तक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। इनकी पुस्तक है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। कल आपने थॉर्नडाइक की पुस्तकों के बारे में, जैसे आपने कल थॉर्नडाइक की मैंने 2 पुस्तकें बताई थी, एक है शिक्षा मनोविज्ञान और एक क्या मैंने बताया था उसे आप बताइएगा, मुझे भी भूल गया। ठीक है, मैं थॉर्नडाइक की 2 पुस्तकें बताया था, एक एनिमल इंटेलिजेंस बताया था और एक बताया था शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसी तरीके से स्किनर की बुक आप ध्यान रख लीजिए, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जो है स्किनर साहब की बुक है। और इसी बुक में इन्होंने माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का, और सूक्ष्म शिक्षण के जनक नहीं, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग, और अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग इन्होंने इसी में किया था। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने जो है स्किनर साहब ने जो अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिया था, मित्रों बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होती है कि अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है। मित्रों, सीधी और सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो बीएड के सिलेबस में अभिक्रमित अनुदेशन का पूरा एक चैप्टर दिया गया है, एक यूनिट ही दिया गया है। जो बच्चा बीएड किया होगा जानता होगा। मित्रों, मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो अभिक्रमित अनुदेशन होता है कि जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बच्चा अपने आप से क्रियाओं और तकनीकों के माध्यम से सीखता है, उसे हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, जब बालक जो है बिना शिक्षक के स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है और किसी तकनीकी के माध्यम से सीखता है, कंप्यूटर के माध्यम से सीखता है, मोबाइल के माध्यम से सीखता है, यूट्यूब के माध्यम से सीखता है, या अन्य क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, या अपने से सीखने के लिए प्रोत्साहित होता है और स्वयं से ही अपना मूल्यांकन कर लेता है तमाम कंप्यूटर वेबसाइट्स या तमाम कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी सहायता से, तो अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में आप सभी लोग बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, इसमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बच्चा तकनीकों के माध्यम से स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित होता है और बाद में उन्हीं तकनीकों की सहायता से अपना मूल्यांकन भी करता है, स्व मूल्यांकन इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। और मतलब इनका एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था स्किनर साहब ने। इन्होंने कहा था
कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है वह शिक्षण की एक कला है और सीखने का विज्ञान है। वर्तमान के समय में बालक को स्वयं से सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देख रहे होंगे, और अगर आप सीटेट की तैयारी किए होंगे, सीटेट का एग्जाम आप दिए होंगे और सीटेट का एग्जाम कुछ लोग देने वाले होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें जो है भर भर के आप सभी लोग पढ़े होंगे कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है स्वयं से सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है वह स्वयं से सीखने के लिए ही बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात करता है। तकनीकों के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करते हैं बिना शिक्षक की सहायता से। ठीक है, इनके अन्य नाम, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं मित्रों, ध्यान रख लीजिएगा। पहला नाम है इनका आर्यस थ्योरी। मित्रों, इनके सिद्धांत को आर्यस थ्योरी कहा जाता है। और आपने कल वाली वीडियो में देखा कि थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांत को यसार थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यसार थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, यसार थ्योरी। जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो मुख्य मतलब कि सबसे बड़ा जो प्रयोग किया, या यूं कहें तो सीधी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं तो जो उन्होंने फोकस किया, मुख्य फोकस किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने जो मुख्य फोकस किया, ठीक है, वो किस पर किया? स्टिमुलस पर किया। ठीक है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। ठीक है, जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने भूखी बिल्ली के सामने जो है भोजन रख दिया था। उन्होंने मुख्य फोकस जो है भोजन पर किया था, ना कि बिल्ली पर किया था। भोजन पर उन्होंने मुख्य फोकस किया था। ठीक है, इस वजह से जो उनका मुख्य फोकस था वह स्टिमुलस था, उद्दीपक था, टारगेट था। ठीक है, इस वजह से उनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? उनकी थ्योरी को यसार थ्योरी बोला जाता है। लेकिन जो स्किनर साहब थे इन्होंने बिल्कुल सेम थॉर्नडाइक साहब का ही जैसा ही प्रयोग किया था। अभी मैं प्रयोग भी बताता हूं, लेकिन इनका जो मुख्य फोकस था वो आर पर था, अर्थात रिस्पॉन्स करने वाले पर था। अर्थात इनका जो मुख्य फोकस था वह अनुक्रियाकर्ता पर था। इनका जो मुख्य फोकस था अनुक्रियाकर्ता पर था। इस वजह से इनके सिद्धांत को आर्यस थ्योरी कहा जाता है। और थॉर्नडाइक साहब ने जो मुख्य फोकस किया था वह स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक पर किया था, बिल्ली के भोजन पर किया था, जो भोजन उन्होंने सामने रखा था। इस वजह से उसे यसार थ्योरी बोला जाता है। ठीक, चलिए, उम्मीद है समझ पाए होंगे। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन का शब्द इन्होंने दिया, और अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बच्चों को स्वयं से तकनीकों के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की बात किया, तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत इन्हें कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इन्हें आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। आर टाइप मतलब रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी, अर्थात इनका जो मुख्य फोकस रहा वो रिस्पॉन्स करने वाले पर था, अनुक्रियाकर्ता पर था, न कि स्टिमुलस पर था, अर्थात उद्दीपक पर था। ठीक है, तो इस चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए चलिए, मैं यहाँ पर जो है जो चीजें मैं लिखता जाता हूँ उसे आप लिख लिया करिए। नोट्स अगर बना रहे हैं तो लिख लिया करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर इतनी चीजें मैं मिटा देता हूँ। देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो सबसे पहला प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए, इनके द्वारा एक जो है बॉक्स बनाया गया था। उस बॉक्स का नाम जो है इनके मृत्यु के बाद, या जब इन्होंने बॉक्स बनाया था तो उस बॉक्स का कुछ नाम नहीं था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इस बॉक्स का नाम रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? स्किनर बॉक्स इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, इनके सम्मान में इनके शिष्यों ने इनका नाम जो है, इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रख दिया था। इस बॉक्स में क्या होता था? इस बॉक्स में जो है उसी थॉर्नडाइक महोदय का ही पूरा का पूरा प्रयोग है। इस बॉक्स में एक चूहा बैठा दिया गया। ठीक है, इस बॉक्स में एक चूहा बैठा दिया गया। इस तरीके से चूहा होता है। शायद मैं चूहा थोड़ा सा गड़बड़ बनाया हूं, लेकिन शायद चूहा ऐसे ही होता है। ऐसे होता है होता होगा। और इसका एक कान बना दीजिए। चूहा था, एक भूखा चूहा था। ठीक है, और यह चूहा किस कलर था? चूहा जो है सफेद कलर का था। और इसमें इन्होंने बॉक्स में जो है ढेर सारे सिस्टम बनाए थे। सिस्टम मतलब ढेर सारे चलने के रास्ते बनाए थे। अर्थात चूहा डायरेक्ट जो है कोई गेट नहीं लगा था। गेट तो लगा ही लगा था, लेकिन डायरेक्ट उस गेट की तरफ चूहा नहीं पहुंच पाता था। चूहे को रास्ते उसमें ढेर सारे रास्ते बना दिए गए थे। अब चूहा जो करता था, चूहे को अगर भूख लगा है, यहां पर उसका भोजन रखा गया है। ठीक है, यहां पर उसका भोजन रखा गया है, तो वह चूहा सबसे ज्यादा अपने आप पर फोकस करता था। अर्थात पहले भोजन को नहीं फोकस कर रहा है, भूखा भले है, लेकिन भोजन पर उसका फोकस नहीं है। उसका फोकस है यहां से बाहर जाने के लिए। सबसे पहले तो इसे काटने का प्रयास करता है, लेकिन शायद मजबूत है या
कोई और कारण है भाई, प्रयोग में उन्होंने यही कहा है। काटने का प्रयास करता है लेकिन कटता वटता नहीं है, फिर दौड़ता धूपता इधर उधर, जो उसके रास्ते बनाए गए हैं इधर उधर इधर उधर दौड़ता है। दौड़ते 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 अचानक से उसी रास्ते में एक छोटा सा लीवर अर्थात एक बटन आ जाता है, उसी बटन पर उसका पैर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है। जब बटन पर पैर खुलता है फिर धड़ 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 और दौड़ के रफ्तार में है तो सनासन सनासन दौड़ रहा है, खुल गया फिर बंद हो गया, खुल गया फिर बंद हो गया। तो जब वो खुल रहा है तो वह देख रहा है कि गेट खुल रहा है, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं हो रहा है कौन सी अनुक्रिया मैं कर रहा हूं, गेट खुल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस वह गेट खुल तो रहा है लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा फोकस अब अपने अनुक्रिया पर करने लगा। भाई चल सन 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 मार रहा है, एकाएक अचानक जब उसका पैर देख रहा है गेट जैसे खुल रहा है धड़ाक से, अच्छा मतलब वह किस पर प्रयोग कर रहा है, अपने अनुक्रियाकर्ता पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अनुक्रियाकर्ता ना कि भोजन पर, ठीक है। इसी वजह से इनकी थ्योरी को जो है आरएस थ्योरी कहा गया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अचानक से इसका पैर लीवर पर पड़ता है, 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार प्रयोग करता है और बाद में सीख जाता है भाई यहां पर आने पर लीवर दबेगा और हमें को भोजन प्राप्त हो जाएगा, बाद में निकल करके भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब यही सेम प्रयोग जो है स्किनर बॉक्स में, इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस बॉक्स को जो है क्रिया प्रसूत बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये जब चूहे पर प्रयोग करेंगे तो कबूतर पर प्रयोग करेंगे तो कबूतर यहां पर हो जाएगा और सेम वही चीजें यहां पर रहेंगी। कबूतर के सामने एक बटन है और उसमें एक दाना लगा हुआ है, एक बॉक्स है, बॉक्स के जहां ऐसे कबूतर बैठाया गया है, ठीक है। कबूतर के मुख के सामने, टोंट के सामने जो है एक बटन है और बटन के सामने एक छोटा सा जो है डब्बा रखा गया, उसी डब्बे में से जब वो बटन दबेगा तो वह जो है एक दाना गिर जाएगा। तो धीरे 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 इधर उधर 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 टोंट मार रहा है, अचानक से उसका जो है टोंट जो है उस बटन पर पड़ जाता है, एक दाना गिर जाता है, फिर वह इधर उधर कर रहा है, फिर बाद में निकाल लेता है। इस तरीके से वह पहले अपने अनुक्रिया पर जोर देता है, लगातार प्रयास करता है और बाद में दाना प्राप्त कर लेता है। तो इन्होंने प्रयोग चूहा और कबूतर दोनों पर किया था, बिल्कुल थार्नडाइक महोदय की जैसे प्रयोग था उसी तरीके से इनका भी प्रयोग था, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो सबसे ज्यादा मतलब कि जोर दिया वह पुनर्बलन पर जोर दिया। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। पुनर्बलन के जनक कौन अगर आपसे पूछा जाए तो पुनर्बलन के जनक जो है सीएल हल है। सीएल हल का मतलब इन्हें क्लार्क हल कहा जाता है, ठीक है, इन्हें क्लार्क हल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए, सीएल हल को क्लार्क हल, ठीक है। पुनर्बलन के जनक अगर आपसे पूछा जाए क्लार्क हल होते हैं। अगर क्लार्क हल मतलब कि आपके विकल्प में है तो क्लार्क हल को ही सही लगाइएगा, अगर विकल्प में क्लार्क हल नहीं है तो बीएफ स्किनर सही बताइएगा, ठीक है। पुनर्बलन के जनक कौन है तो कौन है, क्लार्क हल है। आगे बात करते हैं मित्रों पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन शब्द का मतलब देखिए, पुनः धन बनल, पुनः धन बलन, ए जो है कौन सी संधि है तो शायद विसर्ग संधि है, जब मैं पढ़ाया हूं विसर्ग संधि है, पुनः धन बलन पुनर्बलन, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो है पुनः 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 बल लगाया जाता है, अर्थात बार बार प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है, बार बार प्रयास किया जाता है, पुनर्बलन पुनः बलन, ठीक है। देखिए जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है सीखने में मदद मिलता है, इसे पुनर्बलन कहते हैं, ठीक है, उम्मीद है समझ पाए। अब एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं, या तो इसकी एक बेसिक परिभाषा हो गई, जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है सीखने में उसी मदद मिलती है, इसे जो है पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन यह भी होता है, पुनर्बलन मैं आपको देसिया में बताऊं तो कहा जाता है जब कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो उसे आप प्रशंसा कर दीजिए, ठीक है, उसे आप पुनर्बलन का मतलब यह भी समझ लीजिए, उसे आप जो है पुनर्बलन का एक छोटा सा मतलब समझ लीजिए प्रशंसा, ठीक है। जब कोई बच्चा जो है कार्य कर रहा है आप उसे प्रशंसा कर दीजिए कि बहुत बढ़िया बेटा अच्छा कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिल गया। क्या मिल गया, सकारात्मक पुनर्बलन मिल गया, वह जो है अच्छा कार्य करेगा, ठीक है। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैं बताता हूं, ठीक। चलिए यहां पर देखिए पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है कि जब बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पुनर्बलन देना चाहिए, अर्थात उसे शाबाशी देना चाहिए, ठीक है। उसे क्या देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए बच्चा, जिससे जो है और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो। लेकिन अगर बच्चा जो है गलत कार्य कर रहा है कि वह जो है समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, उसे समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो स्किनर साहब मानते हैं कि उसे नकारात्मक पुनर्बलन भी देना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि बच्चे को सर पे चढ़ा लीजिए उसके बाद कोई बाद में जो है आपकी कोई बात ही ना सुने, तो नकारात्मक पुनर्बलन भी देना चाहिए। वैसे तो पुनर्बलन के आप प्रकार देखेंगे किताबों में जो है बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सकारात्मक मतलब प्रशंसा करना, नकारात्मक मतलब दंड वगैरह दे देना, वो नकारात्मकता में आ जाएगा। ठीक है, पुनर्बलन दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बालक को किस प्रकार का पुनर्बलन आवश्यक है, सकारात्मक, नकारात्मक या सतत। सतत का मतलब देखिए, सतत पुनर्बलन यही होता है। सतत पुनर्बलन का मतलब होता है कि लगातार वह, जैसे कि 4 सवाल दे दिए, पहला सवाल बच्चा लगा करके आया, उसके बाद कह दिया बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया, आप शाबाश, बहुत आगे जाओगे, तुम डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे। ठीक है, दूसरा सवाल लगा कर फिर कह दिया बहुत बढ़िया बेटा, फिर डीएम तुम बनोगे, एसडीएम बनोगे। तीसरा सवाल लगा कर फिर वैसे डीएम बना दिए उसे। चौथे सवाल में फिर उसको डीएम बना दिए। जब वो देख रहा है कि दुई अंक का जोड़ घटाव करने के बाद हम डीएम बन जा रहे हैं, गुरुजी हमको डीएम बना दे रहे हैं, तो शायद अब हम डीएम हो ही गए। उसके अंदर अहम आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब अति आत्मविश्वास जो है ओवरफ्लो करने लगेगा, फिर उसका जो है मन जो है केवल नेताई में चलने लगेगा। ठीक है, तो सतत पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा, सतत पुनर्बलन आवश्यक नहीं है। अगर बालक को पुनर्बलन देना है तो उसे जो है आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए। नोट करके आप लिख लीजिए नीचे नोट में, बालक को पढ़ाते वक्त आंशिक पुनर्बलन दे देना चाहिए। ठीक है, बालक को पढ़ाते वक्त आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए। सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, आपके यूपी टेट में पूछा जा सकता है। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कुछ कुछ अंशों पर, कुछ कुछ बातों पर, जैसे कि 10 सवाल, 20 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, इस तरीके से 2-4 दिन बेहतरीन कार्य कर रहा है तो एक दिन आप कह दीजिए बेटा तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा करोगे जीवन में। ठीक है, इसी तरीके से लगे रहो। ठीक, अब डेली उसे मत कहिए भाई तू एसडीएम बन जाएगा। डेली कहेंगे तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे बार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आंशिक पुनर्बलन उसे देना चाहिए, सर पर न चढ़ जाए वो। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं पुनर्बलन का मतलब क्या होता है। पुनर्बलन की अंग्रेजी आप ध्यान रख लीजिएगा, री इन्फोर्समेंट होता है, री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट, ये पुनर्बलन की अंग्रेजी होती है। देखिए यूपी टेट में है कि इसकी कक्षा में क्या उपयोगिता है, क्या आप इसे पढ़ने के बाद ही डायरेक्ट जो है आपका काम खत्म हो जाता है? नहीं भाई, इसकी कक्षा में उपयोगिता है। अभ्यास व रटने पर बल दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी टेट, सी टेट, हर जगह। अगर आपसे कहा जाए कि रटंत प्रणाली पर जोर किसने दिया, तो रटंत प्रणाली पर जोर जो है स्किनर साहब ने दिया। ठीक है, अभ्यास एवं रटने पर बल किसने दिया? किसने दिया? स्किनर साहब ने दिया। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये कहते हैं कि अगर बालक सीख नहीं पाता है तो उसे बार बार चीज़ें देनी चाहिए और एक समय के बाद वह रट जाएगा, वो उससे सीख जाएगा। ठीक, इन्होंने कहा कि पुनर्बलन भाई आवश्यक है, चाहे सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, आंशिक हो, तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि पुनर्बलन आवश्यक है, री इन्फोर्समेंट आवश्यक है। इन्होंने कहा कि यह मंदबुद्धि के बालकों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपने थार्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा, थार्नडाइक के सिद्धांत की भी उपयोगिता मंदबुद्धि के बालकों के लिए की जाती है। ठीक है, इनके भी सिद्धांत की जो उपयोगिता है वह मंदबुद्धि के बालकों के लिए की जाती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जैसे थार्नडाइक में आपने पढ़ा मंदबुद्धि के बालकों के लिए, और स्किनर साहब ने भी अपने कक्षा की उपयोगिता में पढ़ लिया मंदबुद्धि के बालकों के लिए। अब एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आएगा तो थार्नडाइक नहीं रहेंगे, स्किनर रहेंगे, स्किनर नहीं रहेंगे, थार्नडाइक नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा रहेगा। और दोनों आ जाते हैं तो भाई थार्नडाइक को सही मान लीजिएगा। ठीक, और देखिए स्किनर साहब ने री इन्फोर्समेंट की बात की है, सबसे पहली बात पुनर्बलन की बात की है। स्किनर साहब ने किसकी बात किया है? अभ्यास और रटने पर बल दिया है। ठीक, और मैं जो भी चीज़ें था इनके मतलब पुनर्बलन के जनक कौन है, पुनर्बलन के सिद्धांत किसने दिया, मैंने सब चीज़ें क्लियर किया। ठीक है, तो स्किनर के सिद्धांत में बस इतना था। चूहा कैसा था? चूहा जो है सफ़ेद कलर का था। BF स्किनर थे, 38 में प्रयोग किया, कबूतर पर किया। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इनकी बुक थी, माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन, इन्होंने जो है 2 शब्द उसी में दिया था, टीचिंग ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में। इनके सिद्धांत को RS थ्योरी कहा जाता है, R टाइप थ्योरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से आनंद लिए होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बता दिया करिए। वर्तमान के समय में आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वीडियो को, है ना, मुझे भी पता है कि यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है। भाई मुझे प्रेरित मत करिए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने लगूं। तो पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना जानता हूँ। ठीक है, और
अगर चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। संख्या बल अधिक होने के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। भाई मोटिवेशन हो तो दूसरे यूट्यूबर की भांति बोल देता हूँ, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा भैया, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा जो है इनकम बढ़ेगा। ठीक, बड़ी बात। और उसके बाद जो है लाइक कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मेरा फ़ायदा होगा। बस सीधी बात। मैं मोटिवेशन वगैरह वो यूट्यूबरों की भांति नहीं बोलता हूँ। भाई आप मेरा सहयोग करोगे तो निश्चित तौर पे मैं आगे जाऊँगा तो मेरा उत्साहवर्धन होगा कि भाई मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यही हो सकता है। बाकी मैं नहीं कहूँगा समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी भी सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भाई मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं शिक्षक के तौर पे कार्य करता हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे आर्थिक स्थिति सही करने का उद्देश्य भी रहता है ना। फर्जी बात काहे करें, जो सीधा है वो सीधा है। यूट्यूब से जो कुछ भी मिलता है आप सभी लोग जानते हैं, है ना। दिन भर में 10 वीडियो मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लालच भी खराब होता है और आपका समय भी जाया करना मेरा उद्देश्य शुरू से नहीं रहा है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक बच्चा पूछ रहा था भैया आप कौन से माइक का प्रयोग करते हैं। भैया देखिए बोया एमन का माइक है, इसी का प्रयोग किया जाता है ना। कैसा कैसा प्रश्न पूछ लेते हैं। कल एक लड़का पूछ रहा है भैया आपका कोई दोस्त नहीं है का। मैंने शायद थांडाई के सिद्धांत में बता दिया था, आपका कोई दोस्त होता है तो आप अपने कार्य को जो है लात मार करके उस दोस्त के कार्य को पूरा करने में या दोस्त से बात करने में लग जाते हैं। और दोस्त आप सभी लोग समझते हैं किस दोस्त से, दूसरे दोस्त की फ़ोन आता है कोई उठाता ही नहीं है। तो लड़का हमसे पूछ रहा है भैया एक चीज़ बुरा ना मानिएगा, आपका कोई दोस्त नहीं है का। हम कहे अरे यार 52,000-54,000 लोग हमारे दोस्त हैं, दोस्त की कौन सी कमी हमें पड़ी है। कह रहा नहीं वो वाला दोस्त। कहे भाई है तो नहीं, प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।